हेलो दोस्तों, मैं सुप्रिया आप लोगों को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। देखिए आज के वीडियो लेक्चर में क्या होने वाला है। आप लोगों के पोएट्री सेक्शन से जितने भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव होंगे ना, लगभग मैं आज सब कम से कम 7 चैप्टर आप लोगों को आज कंप्लीट करवाऊंगी। आज हम लोग टोटल 7 चैप्टर का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। मैं पहले आप लोगों को कैसे करवाती थी, पहले जो चैप्टर रहता था उसका समरी बताती थी, फिर उसका ऑब्जेक्टिव करवाती थी। लेकिन मैं टेलीग्राम पे आप लोगों से सजेशन ली तो आप लोग बोले थे कि सिर्फ आप लोगों को ऑब्जेक्टिव ही चाहिए, तो मैं भी सोची, मुझे भी यही सही लगा, तो मैं भी सोची आप लोगों को सिर्फ ऑब्जेक्टिव ही प्रोवाइड करवा देते हैं ताकि जल्दी से जल्दी कवर हो सके। तो चलिए आज हम लोग टोटल 7 चैप्टर का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव को याद करने वाले हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते। देखिए पहला चैप्टर तो हो गया था, लेकिन फिर भी मैं सोची एक बार रिवाइज करवा ही देती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला किस रूप में ख्यात है। तो मैं आप लोगों को पढ़ाई थी छायावाद और प्रगतिवादी कवि दोनों थे सूर्यकांत त्रिपाठी, तो आप लोगों को पहला का ऑप्शन नंबर सी। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म कहाँ हुआ था। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म बंगाल में हुआ था। उसके बाद क्या है आप लोगों का, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म कब हुआ था। तो बंगाल में हुआ था 1887 ईस्वी में, 1887 ईस्वी में। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की प्रारंभिक शिक्षा बंगाल में हुई थी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का निधन कब हुआ था। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का निधन 1961 ईस्वी में हुआ था। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की सर्वप्रथम प्राप्त होने वाली रचना कौन सी है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी की सर्वप्रथम प्राप्त होने वाली रचना जूही की कली है। उसके बाद क्या, जूही की कली की रचना कब हुई थी। तो जूही की कली की रचना 1916 में हुई थी। उसके बाद क्या आप लोगों का, तोड़ती पत्थर कविता में किसका चित्रण किया गया है। तो तोड़ती पत्थर कविता में पत्थर तोड़ने वाली मजदूरनी का चित्रण किया गया है। तोड़ती पत्थर किस प्रकार की कविता है। तो तोड़ती पत्थर आप लोग की प्रगतिवादी कविता है। तोड़ती पत्थर शीर्षक कविता में पत्थर तोड़ती हुई मजदूरनी को कवि कहाँ देखता है। तो इलाहाबाद के पथ पर। ओके, तो हम लोग इस तरीके से एक लेसन कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे सेकेंड लेसन। ओके, चलिए देखिए आप लोगों का सेकेंड लेसन क्या है। सेकेंड लेसन है हम लोग का व्याल विजय रामधारी सी दिनकर। ओके, तो आप लोग का देखिए व्याल विजय जो चैप्टर है इसके राइटर है रामधारी सी दिनकर। पहला चैप्टर हम लोग जो पढ़े तोड़ती पत्थर, उसके राइटर थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और आज पढ़ रहे हैं हम लोग व्याल विजय, मतलब कि आज 7 चैप्टर पढ़ेंगे, मतलब अभी पढ़ रहे हैं हम लोग व्याल विजय जिसके राइटर रामधारी सी दिनकर है। तो व्याल विजय किस विद्या की रचना है। ओके, तो व्याल विजय जो आप लोग का है ना, वो एक कविता है। व्याल विजय किन की कविता है। तो व्याल विजय दिनकर जी की कविता है। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रामधारी सी दिनकर हिंदी के कैसे कवियों में मान्य है। तो क्या पूछा जा रहा था, रामधारी सी दिनकर जो है ना वो हिंदी के कैसे कवियों में मान्य है। तो रामधारी सी दिनकर प्रगतिवादी कवियों में मान्य है। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रामधारी सी दिनकर का जन्म कब हुआ था। तो रामधारी सी दिनकर का जन्म 1908 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद क्या है आप लोगों को, रामधारी सी दिनकर का निधन कब हो गया था। तो रामधारी सी दिनकर का निधन 1974 ईस्वी में हुआ था। रामधारी सी दिनकर का जन्म कब हुआ था, 1908 में, और रामधारी सी दिनकर का निधन कब हुआ था, 1974 ईस्वी में। रामधारी सी दिनकर किस काव्य पद्धति के वारिस जाने जाते हैं। तो रामधारी सी दिनकर किस काव्य पद्धति के वारिस जाने जाते हैं। तो रामधारी सी दिनकर जो है ना वो आप लोगों के छायावादी काव्य पद्धति के वारिस माने जाते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, रामधारी सी दिनकर के प्रथम 3 काव्य संग्रह है। तो रामधारी सी दिनकर के प्रथम 3 काव्य संग्रह है रेणुका, हुंकार और रसवंती। ओके, रेणुका, हुंकार और रसवंती किसके काव्य संग्रह है। तो आप लोग याद रखिएगा, रेणुका, हुंकार और रसवंती। चलिए नेक्स्ट क्या है, रामधारी सी दिनकर की गद्य कृति है। तो रामधारी सी दिनकर की गद्य कृति कौन सी है। तो रामधारी सी दिनकर की गद्य कृति है संस्कृति के 4 अध्याय। चलिए देखिए नेक्स्ट क्या है, व्याल विजय शीर्षक कविता में किसका महत्व वर्णित हुआ है। तो व्याल विजय शीर्षक कविता में किसका महत्व वर्णित हुआ है। तो आप लोगों का नाद का। ओके, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोगों के लिए, व्याल विजय शीर्षक कविता में कवि ने किसको ललकारा है। तो व्याल विजय शीर्षक कविता में कवि ने विषाक्त युग को ललकारा है। मैं तो पोयम पढ़ाई नहीं तो आप लोग को पता चल जाता। विषाक्त युग को व्याल विजय शीर्षक कविता में कवि ने किसको ललकारा है। तो विषाक्त युग को। तो इस तरीके से हम लोग 1 लेसन और 2 लेसन मतलब 2 चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग 3rd चैप्टर पे मूव करने वाले हैं। ओके, तो चलिए
चलिए देखिए 2 लेसन कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग थर्ड लेसन पे मूव कर रहे हैं। तीसरा लेसन हम लोग का है माता यशोदा अयोध्या सी उपाध्याय हरिओद। तो हम लोग पहला लेसन जो पढ़े जो था हम लोग का तोड़ती पत्थर, जिसके राइटर थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। दूसरा चैप्टर हम लोग पढ़े व्याल विजय, जिसके राइटर थे रामधारी सिंह दिनकर। और तीसरा चैप्टर पढ़ रहे हम लोग माता यशोदा, जिसके राइटर है अयोध्या सी उपाध्याय हरिओद। तो चलिए माता यशोदा किस विद्या की रचना है? तो माता यशोदा आप लोग की कविता विद्या की रचना है। माता यशोदा आप लोग की कविता विद्या की रचना है। माता यशोदा किन की कविता है? तो माता यशोदा हरिओद जी की कविता है। ओके, तो माता यशोदा हरिओद जी की कविता है। अयोध्या सी उपाध्याय हरिओद किस युग के कवि माने जाते हैं? तो अयोध्या सी उपाध्याय हरिओद द्विवेदी युग के कवि माने जाते हैं। ओके, और रहने दीजिए बस यही, मैं मतलब कि पोएट्री वाला याद आ गया था। तो अयोध्या सी उपाध्याय हरिओद किस युग के कवि माने जाते हैं? तो अयोध्या सी उपाध्याय आप लोगों के द्विवेदी युग के कवि माने जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, हरिओद जी ने किस भाषा में रचनाएं की है? तो हरिओद जी ने ब्रज भाषा एवं खड़ी भाषा दोनों के दोनों भाषा में रचना की है। ओके, मार्कर तो लिए ही नहीं। तो ये आप लोगों का ये आप लोगों का दोनों हो जाएगा। ओके, चलिए देखिए नेक्स्ट क्या है, प्रिय प्रवास हरिओद जी का क्या है? तो प्रिय प्रवास जो है ना वो आप लोग का हरिओद जी की महाकाव्य है। तो आप लोगों का इसका आंसर एक करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्या है, प्रिय प्रवास को किस युग की कविता का मानदंड माना गया है? तो प्रिय प्रवास को द्विवेदी युग की कविता का मानदंड माना गया है। प्रिय प्रवास को द्विवेदी युग का कविता का मानदंड माना गया है। हरिओद जी को किस काव्य के कारण सर्वाधिक लोकप्रियता प्राप्त हुई? तो हरिओद जी को प्रिय प्रवास के कारण सर्वाधिक लोकप्रियता प्राप्त हुई। नेक्स्ट क्या है, अयोध्या सी उपाध्याय हरिओद का जन्म कब हुआ था? तो अयोध्या सी उपाध्याय हरिओद का जन्म 1865 ईस्वी में हुआ था। अयोध्या सी उपाध्याय का हरिओद का जन्म 1865 ईस्वी में हुआ था। अयोध्या सी उपाध्याय हरिओद का निधन कब हुआ था? तो अयोध्या सी उपाध्याय का निधन 1945 ईस्वी में हुआ था। चलिए देखिए नेक्स्ट क्या है आप लोगों का, माता यशोदा हरिओद जी के किस काव्य के अंतर्गत है? तो माता यशोदा जो था ना वो आप लोग के प्रिय प्रवास के अंतर्गत है। तो आप लोग का 10 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आप लोग लेसन 1, लेसन 2, लेसन 3 तीनों के तीनों लेसन कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग टोटल 7 लेसन कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेसन। चलिए देखिए नेक्स्ट लेसन क्या है, भारत दुर्दशा। भारत दुर्दशा के राइटर कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। हम लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़े तो पहला चैप्टर में था तोड़ती पत्थर, जिसके राइटर थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। दूसरा चैप्टर पढ़े व्याल विजय के राइटर थे रामधारी सिंह दिनकर। तीसरा चैप्टर पढ़े हम लोग माता यशोदा के राइटर है अयोध्या सी उपाध्याय हरिओद। और चौथा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं भारत दुर्दशा, जिसके राइटर है भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो देखिए क्या है, भारत दुर्दशा शीर्षक कविता भारतेंदु हरिश्चंद्र के किस नाटक के अंतर्गत है? तो आप लोग को भारत दुर्दशा शीर्षक कविता भारतेंदु हरिश्चंद्र भारत दुर्दशा नाटक के अंतर्गत है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्या है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म कहाँ हुआ था? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म काशी में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्या है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म कब हुआ था? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 1850 ईस्वी में हुआ था। ओके, भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म कब हुआ था? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 1850 ईस्वी में हुआ था। भारतेंदु हरिश्चंद्र का निधन कब हो गया? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का निधन 1885 ईस्वी में हुआ था। भारतेंदु हरिश्चंद्र का निधन 1885 ईस्वी में हुआ था। भारतेंदु हरिश्चंद्र किस रूप में ख्यात है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र इनमें से सभी रूप में ख्यात है। ओके, भारतेंदु हरिश्चंद्र कवि भी है, नाटककार भी है, उपन्यासकार भी है। इनमें से सभी रूप में भारतेंदु हरिश्चंद्र ख्यात है। उसके बाद क्या है आप लोगों का, चंद्र प्रभा भारतेंदु हरिश्चंद्र का क्या है? तो चंद्र प्रभा जो है ना वो भारतेंदु हरिश्चंद्र का उपन्यास है। तो आप लोग का इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्या है, भारत दूरदर्शन नाटक का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो भारत दूरदर्शन, देखिए एक मैं आप लोग को क्या बताई थी, जूही का कमल ना, जिसका 1916 है, वो भी याद रखिएगा। भारत दूरदर्शन नाटक का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो भारत, कहाँ पे थे हम लोग, 7 पे, भारत दूरदर्शन नाटक का प्रकाशन वर्ष है 1880 ईस्वी। तो आप लोग का इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्या है, भारत दूरदर्शन शीर्षक कविता भारत दूरदर्शन नाटक का कौन सी गीत है। तो आप लोगों का भारत दूरदर्शन दूरदर्शन शीर्षक कविता भारत दूरदर्शन नाटक का कौन सा गीत है। तो आप लोगों का इसका आंसर हो जाएगा प्रथम, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए देखिए नेक्स्ट क्या, भारत दूरदर्शन शीर्षक गीत कौन गाता है। तो भारत दूरदर्शन शीर्षक गीत एक योगी गाता है। तो आप लोग का इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, भारत दूरदर्शन शीर्षक कविता में किस पर प्रकाश डाला गया है। तो भारत दूरदर्शन शीर्षक कविता पर अंग्रेजों के विकास कार्यों पर और भारत की दुर्दशा दोनों पर प्रकाश डाला गया हुआ है। तो 10 का आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। इस तरीके से हम लोग 4 चैप्टर को बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे 5 नंबर चैप्टर कौन सा है। चलिए अब देखिए 5 नंबर क्या आप लोग का, 4 चैप्टर तो हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं। अब देखिए 4 चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। इससे पहले मैं बता देती हूँ कौन कौन चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तोड़ती पत्थर कंप्लीट हो चुका है, जिसके राइटर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। व्याल विजय चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, जिसके राइटर है रामधारी सिंह दिनकर। माता यशोदा चैप्टर कंप्लीट हो गया है, जिसके राइटर है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। भारत दूरदर्शन चैप्टर कंप्लीट हो गया है, जिसके राइटर है भारतेंदु हरिश्चंद्र। अब हम लोग 5 लेसन देखने वाले हैं। मैं नीर भरी दुख की बदली। तो मैं नीर भरी दुख की बदली के राइटर है महादेवी वर्मा। तो मैं नीर भरी दुख की बदली किस विद्या की रचना है। तो मैं नीर भरी दुख की बदली जो है ना, वो एक कविता विद्या की रचना है। तो आप लोगों का इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्या है, मैं नीर भरी दुख की बदली किनकी कविता है। तो मैं नीर भरी दुख की बदली महादेवी वर्मा की कविता है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्या है, महादेवी वर्मा सर्वाधिक ख्यात किस रूप में है। तो देखिए क्या है, महादेवी वर्मा सर्वाधिक ख्यात किस रूप में है। तो महादेवी वर्मा सर्वाधिक ख्यात जो है ना, वो कवित्री के रूप में है। ओके, चलिए देखिए नेक्स्ट क्या है, महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ था। तो महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ था। तो महादेवी वर्मा का जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था। ओके, तो देखिए महादेवी वर्मा का जन्म जो मॉडल पेपर में दिया गया था उसमें ऑप्शन ही नहीं दिया गया था 1907। तो आप लोग याद कर लीजिए, महादेवी वर्मा का जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था। महादेवी वर्मा का जन्म किस प्रदेश में हुआ था। तो महादेवी वर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्या, महादेवी वर्मा की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी। तो महादेवी वर्मा की प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में हुई थी। तो आप लोग का इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखिए नेक्स्ट क्या है, मैं नीर भरी दुख की बदली शीर्षक कविता कैसी है। तो मैं नीर भरी दुख की बदली शीर्षक कविता छायावादी भी है और रहस्यवादी भी है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्या है, मैं नीर भरी दुख की बदली शीर्षक कविता में स्वयं को कवित्री क्या मानती है। तो मैं नीर भरी दुख की बदली कविता में शीर्षक कविता में स्वयं को कवित्री क्या मानती है। तो इसमें आप लोगों का हो जाएगा कवित्री जो है ना, वो जल से भरी दुख की बदली मानती है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्या है, मैं नीर भरी दुख की बदली शीर्षक कविता में किसके लिए अस्थायीवास नहीं होता है। तो मैं नीर भरी दुख की बदली कविता में किसके लिए अस्थायीवास नहीं होता है। तो बादलों के लिए। तो आप लोग का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्या है, मैं नीर भरी दुख की बदली शीर्षक कविता में कैसी भावना अभिव्यक्त हुई है। तो मैं नीर भरी दुख की बदली शीर्षक कविता में कौन सा वियोग वेदना और जीवन के प्रति व्यक्ति भावना दोनों के दोनों भावना व्यक्त हुई है। ओके, तो आप लोग इस तरीके से 5 लेसन तक कंप्लीट कर चुके हैं। 1 से 5 लेसन हम लोग कर चुके हैं। पहला लेसन था तोड़ती पत्थर, जिसके राइटर थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। दूसरा लेसन था व्याल विजय, जिसके राइटर थे रामधारी सिंह दिनकर। तीसरा चैप्टर था क्या, कौन सा चैप्टर था आप में से किसी को याद है, माता यशोदा था। ओके, तीसरा चैप्टर था आप लोग का माता यशोदा, जिसके राइटर है अयोध्या सिंह उपाध्याय। और चौथा चैप्टर था जिसका है भारत दूरदर्शा के राइटर थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। और मैं नीर भरी दुख की बदली के राइटर थे महादेवी वर्मा। इस तरीके से हम लोग 5 लेसन को कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग 6 लेसन पे मूव करेंगे। चलिए देखिए 6 लेसन क्या है, ले चल मुझे भुलावा देकर। तो ले चल मुझे भुलावा देकर के राइटर कौन है, जयशंकर प्रसाद। ले चल मुझे भुलावा देकर के राइटर है जयशंकर प्रसाद। तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है, ले चल मुझे भुलावा देकर शीर्षक कविता अन्य किस शीर्षक से प्रचलित है। तो आप लोगों का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे नाविक। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ले चल मुझे भुलावा देकर शीर्षक कविता किनकी है। तो ले चल मुझे भुलावा देकर शीर्षक कविता जयशंकर प्रसाद जी की है। ओके,
ले चल मुझे बुलावा देकर जयशंकर प्रसाद जी की है। चलिए नेक्स्ट देखिए, जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो जयशंकर प्रसाद जी का जन्म काशी में हुआ था। चलिए देखिए नेक्स्ट क्या है, जयशंकर प्रसाद का निधन कब हो गया? तो जयशंकर प्रसाद का निधन 1937 ईस्वी में हो गया था। चलिए देखिए नेक्स्ट क्या है, जयशंकर प्रसाद किस रूप में ख्यात है? तो जयशंकर प्रसाद जो है ना वो आप लोग के कवि, नाटककार, कहानीकार सभी के सभी रूप में ख्यात है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। कामयानी प्रसाद जी का क्या है? तो कामयानी प्रसाद जी की महाकाव्य है। तो आप लोग का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्या है, तितली जयशंकर प्रसाद जी की क्या है? तो तितली जो है ना आप लोग का वो जयशंकर प्रसाद जी की उपन्यास है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्या, ले चल मुझे भुलावा देकर शीर्षक कविता प्रसाद जी के किस काव्य संग्रह में है? तो ले चल मुझे भुलावा देकर शीर्षक कविता में जो परमेश्वर है ना उसी के बारे में है। ओके, तो आप लोगों का ले चल मुझे, अच्छा मैं नीचे पढ़ ली, ले चल मुझे बुलावा देकर शीर्षक कविता प्रसाद जी के किस काव्य संग्रह में है? तो आप लोगों का लहर में है। तो 8 का ऑप्शन नंबर बी जो है ना वो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्या है, ले चल मुझे बुलावा देकर शीर्षक कविता में किसमें भुलावा देकर पलायन करने को कहा गया हुआ है? तो आप लोगों का ले चल मुझे शीर्षक कविता किससे भुलावा देकर पलायन करने को कहा गया है? तो परमेश्वर से। चलिए देखिए नेक्स्ट क्या है, ले चल मुझे बुलावा देकर शीर्षक कविता में नाविक कहाँ ले चलने के लिए कहा गया है? तो ले चल मुझे बुलावा देकर शीर्षक कविता में नाविक जो है वो शांत प्रदेश में लेकर चलने के लिए कहा गया है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्या, ले चल मुझे बुलावा देकर शीर्षक कविता में किस शांत प्रदेश की ओर संकेत है? तो ले चल मुझे बुलावा देकर शीर्षक कविता में कोलाहल मुक्त स्थान और प्रकृति के गोद में दोनों के दोनों की ओर संकेत है। तो 11 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए इस तरीके से हम लोग 6 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे लेसन 7 नंबर। ओके, तो 6 तक तो हो चुका है ना, चलिए 7 देखते हैं अब। चलिए देखिए 7 क्या है, तो काशी वर्णन है 7 लेसन। तो 7 लेसन हम लोग का है भारतेंदु हरिश्चंद्र, और भारतेंदु हरिश्चंद्र एक और के राइटर थे जो कि भारत दूरदर्शा। तो भारत दूरदर्शा और काशी वर्णन दोनों के राइटर कौन है? दोनों के राइटर है भारतेंदु हरिश्चंद्र। ओके, देखिए 7 देखिए टोटल 26 लेसन है आप लोग के पोइट्री में। तो 7 7 7 7 21 और एक वीडियो बना दूंगी जिसमें मैं 5 आप लोगों को बता दूंगी। ओके, तो इस तरीके से आप लोग को 4 वीडियो में ही कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि देखिए हिंदी 100 मार्क्स भी कंप्लीट करना है, हिंदी 50 मार्क्स भी कंप्लीट करना है। ओके, और उसके साथ साथ मैथ सब्सिडी का मॉडल पेपर भी कंप्लीट करना है। तो मुझे थोड़ा सा ऐसे ही करके जल्दी जल्दी कंप्लीट करना होगा। चलिए देखिए क्या है, काशी वर्णन किस विद्या की रचना है? तो काशी वर्णन जो है ना वो आप लोग की एक कविता है। तो अच्छा सही है, चलिए काशी वर्णन जो है वो आप लोग की कविता है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्या है, काशी वर्णन किनकी कविता है? तो काशी वर्णन भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की कविता है। चलिए नेक्स्ट क्या है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म कहाँ हुआ था? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म काशी में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्या है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म कब हुआ था? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 1850 ईस्वी में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्या है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का निधन कब हुआ था? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का निधन 1885 ईस्वी में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्या है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का देहांत किस अवस्था में हुआ था? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का देहांत 34 वर्ष 4 महीने की अवस्था में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्या, भारतेंदु हरिश्चंद्र किस रूप में ख्यात है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जो कवि, उपन्यासकार, नाटककार इनमें से सभी रूप में ख्यात है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्या है, काशी वर्णन शीर्षक कविता में किसका वर्णन हुआ है? तो काशी वर्णन शीर्षक कविता में काशी नगरी की अवदशा और काशी की बुराइयां दोनों का वर्णन हुआ है। तो आप लोग का 8 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से मैं आप लोगों को सभी के सभी 7 लेसन आप लोग को अच्छे से सभी का ऑब्जेक्टिव याद करवा दी। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बिना बताए हुए नहीं जाइएगा। और नेक्स्ट वीडियो भी चाहिए होगा लेसन 8 से लेके कहाँ तक, 8 से 14 तक, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। तो चलिए, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड थैंक्स फॉर कमिंग सुप्रिया एजुकेशन हब। ओके बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहिएगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम। थैंक यू, बाय।